स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ इस तरह से, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। Sometime question be asked as derive Newton's first law of motion and third law of motion from the Newton's second law of motion। क्वेश्चन कुछ इस ढंग से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, why Newton's second law of motion is called as real law of motion, explain। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को हम एक जनरलाइज करने जा रहे हैं कि इन सभी के आंसर्स आप किस ढंग से दे सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज वी कैन डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कहने का मतलब न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम यूनिवर्सल लॉ भी रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी ड्राइव आउट कर सकते हैं और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी ड्राइव आउट कर सकते हैं। इसलिए जो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू ड्राइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आज आप इस आर्टिकल में देख पाएंगे कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कैसे हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से ड्राइव आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। वी नो दैट जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज F इज इक्वल टू dp ओवर dt। इन नेक्स्ट वी नो दैट इन द पैरेलल वर्क मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी mb। अब इस नेक्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ p दैट इज mb, राइट। अब इसके बाद हियर m इज अ कांस्टेंट। सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है यहाँ पे m के ऊपर, जो m दैट इज अ कांस्टेंट और m को हम डेरिवेटिव से बाहर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ v d ओवर dt v, और इसको हमने एक अलग से ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया है। क्यों किया ये भी आपको आने वाले स्टेप में बिल्कुल क्लियर होगा। अब एक बात गौर करने लायक है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नो एनी एक्सटर्नल फोर्स शुड बी देयर, क्योंकि न्यूटन्स का लॉ एप्लीकेबल इज ओनली व्हेन देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ तभी एप्लीकेबल है सिस्टम पे कोई भी किसी भी तरह की बाह्य फोर्सेस एक्ट नहीं करनी चाहिए। It means here f is equal to 0, तो above equation mean this equation can be written as, ये जो इक्वेशन है इसको हम किस ढंग से लिख सकते हैं, f की जगह दैट इज अ 0 इज इक्वल टू m, जो ब्रैकेट में दैट इज dv ओवर dt। हम जानते हैं जो मास है दैट कैन नेवर बी 0, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब इस इक्वेशन में आपके पास दो फैक्टर हैं, एक इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड dv ओवर dt, राइट। या तो मास 0 हो सकता है या तो dv ओवर dt, इन दोनों में से, बट एज वी नो दैट मास नेवर बी 0। तो अब 0 तो अब इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम किस ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं नाउ, लाइक दैट 0 इज इक्वल टू dv ओवर dt, राइट। क्योंकि m को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास dv ओवर dt दैट इज इक्वल टू 0। एज वी नो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आल्सो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप परमानेंट ध्यान में नोट कर लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। जब 0 होगा तो इन द नेक्स्ट स्टेप 0 को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू dv ओवर dt। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप जो डेरिवेटिव है आपका d ओवर dt, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड देन
we will get constant is equal to velocity. By rearranging the above equation, we can express it as velocity is equal to constant, and this is your Newton's first law of motion. यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ स्टेट करता है कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इफ ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, it will remain at rest. If object is in motion, object will remain continue in motion. Next, here is the second part. This is the second part. Derive Newton's third law of motion from the second law of motion. अभी फर्स्ट पार्ट में हमने ड्राइव आउट किया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ. अब इस पार्ट में वी आर गोइंग टू ड्राइव न्यूटन्स थर्ड लॉ from the second law of motion. From this pictorial diagram, message is very clear that two body mean body 1 and body 2 interacting with each other, and one body exerting the force on the other, and the other and vice versa, force acting by the second on the first. In that way, the total force acting on the system, that is F12 plus F21, and this is your equation number 1. Now, from Newton's second law of motion, F total, that is d over dt p1 plus d over dt p2. Here p1 is the linear momentum of particle 1 and p2 linear momentum of particle 2. By simplifying the above equation, derivative of both the term, that is d over dt, दोनों में कॉमन है, तो अब above equation can be written as ब्रैकेट में p1 plus p2. For isolated system, जो net linear momentum है, that always remains constant. तो above equation becomes f total mean derivative of constant, क्योंकि linear momentum constant होता है. And in the next step we know that f total is equal to 0. Why? Because derivative of constant, that is 0. जो हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है, दैट इज 0. अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में f टोटल की वैल्यू अगर अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू f12 प्लस f21. इन द नेक्स्ट स्टेप f12 को हम एक तरफ ले गए, अब इस तरफ हमारे पास क्या रहा, माइनस f21, एंड दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इन दिस, दैट्स ऑल. Thanks for your time.